Hello everyone. Welcome to Advanced Audit and Assurance classes. I'm Oves Mirchawala, your tutor for this course. I have been teaching this course for more than 30 exam attempts, and more than 10 of my students have secured nationwide positions in this exam. In today's class, हम एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे एंड मल्टीपल एरियाज पर डिस्कशन करेंगे लाइक व्हाई दिस कोर्स शुड बी ऑप्टेड फ्रॉम ऑप्शनल एग्जाम्स ऑफ एसीसीए। फर्दर हम इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन, पेपर स्ट्रक्चर, स्टडी अप्रोच, स्टडी मटेरियल, इन तमाम चीजों पर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप तमाम लोगों ने कंसंट्रेशन से सुनना है ताकि आप इस इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी एंड ओरिएंटेशन सेशन को समझ सकें, which is very important if you want to study advanced audit and assurance course. Now, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे किसी भी ऑप्शनल लेवल एग्जाम को ऑप्ट करते हुए पूछते हैं, that why we should opt this subject from 4 optional exams of ACCA. तो अब एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के एग्जाम को ऑप्ट करने के लिए मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजंस पर सबसे पहले बात करता हूं, that why AAA should be opted in optional exams of ACCA. इन ऑप्शनल एग्जाम्स ऑफ ACCA. अच्छा, आप लोगों के लिए चीजें लिखना जरूरी नहीं है। मैं ये तमाम हैंडआउट्स जो मैं क्लास के दौरान लिखता हूं, ये मैं आपको हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। बहुत सारे बच्चे जो एसी से क्वालिफाई करते हैं वो अपने कैरियर को ऑडिट फर्म के जरिए स्टार्ट करते हैं, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऑडिट फर्म, आपकी ऑडिटिंग नॉलेज बहुत अच्छी होना जरूरी है। वो बच्चे भी जो लॉन्ग टर्म में ऑडिट फर्म को परस्यू नहीं करना चाहते और वो कॉर्पोरेट कैरियर में जाना चाहते हैं, वो भी अपना कैरियर ऑडिट फर्म के जरिए स्टार्ट करते हैं, सो दैट दे गेट अ गुड एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल कंपनीज। एंड इवन अगर आप अपना कैरियर कॉर्पोरेट से ही शुरू कर रहे हो, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिटर के साथ इंटरेक्शन हमेशा रेगुलर रहती है। अगर आप एक कंपनी में अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपने उनका ऑडिट करवाना है, और आपकी इंटरेक्शन विद ऑडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाई AAA शुड बी ऑप्टेड इन ऑप्शनल एग्जाम्स ऑफ ECCA? तो इसका सबसे पहला रीजन मैं हमेशा बोलता हूं कि इस सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप जैसी ऑडिट फर्म के इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे लाजमी ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। सो प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second reason of opting advanced audit and assurance is that it has a small course. Okay? देखिए बेटा, जब हम ACCA के ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स को देखते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शनल्स हैं: एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। इन चारों ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में जो सबसे छोटा कोर्स है वो एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस का है। तो वो स्टूडेंट्स जो स्टडीज को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आमतौर पर इस सब्जेक्ट के लेवल तक बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, कुछ शादी कर चुके होते हैं, तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस हैज अ स्मॉल कोर्स, इट इज इजी टू कवर, और आप अपनी जॉब के साथ इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रीजन वाज इट्स प्रैक्टिकल रेलेवेंस। आपके कैरियर में इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप ऑडिट फर्म में कैरियर परस्यू करें या आप कॉर्पोरेट में परस्यू करें, ऑडिट अकाउंटेंट के साथ जुड़ा रहेगा। सेकंड, इट हैज अ स्मॉल कोर्स. Third reason for opting advanced audit and assurance is that it gives extra 2 exemptions in ICAEW. बहुत सारे बच्चे ACCA करने के बाद ICAEW परस्यू करते हैं, तो वो बच्चे जो आगे ICAEW परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस एक मैंडेटरी पिक है, बिकॉज इसकी बेसिस पर आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की एग्जामिशन मिलती है।
देखिए एसीसी के बाद अगर आप आईसीडब्ल्यू कर रहे हैं तो आईसीडब्ल्यू में टोटल 15 एग्जाम्स होते हैं, उसमें से 12 एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उस स्टूडेंट के लिए जिसने एडवांस टैक्स और एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस अपने ऑप्शनल एग्जाम्स में दिया है। ओके, सो व्हाई ट्रिपल ए शुड बी ऑप्टेड इन ऑप्शनल एग्जाम्स ऑफ एसीसीए? तो सबसे पहली तो बात इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑडिट फर्म में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, इंटरव्यू टेबल पर आपसे ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा। फिर इसका कोर्स स्मॉल है, इट्स इजी टू हैंडल। आप अपनी जॉब के साथ, अपने पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड इट हैज एक्स्ट्रा 2 exemptions इन ICAEW। ओके, नाउ सर एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस हमें ऑप्ट तो क्यों करना चाहिए, ये तो हमें पता चलता है। क्या ये सब्जेक्ट पास करने में आसान है या पास करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है? देखिए मैं ये कहूंगा कि इसका कोर्स तो छोटा है, पढ़ने में भी ये बहुत आसान है, लेकिन पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये इसके लो पास रेट से इंडिकेट भी होता है कि इसका पास रेट 33%, 34% होता है। तो सवाल ये कि सर जब इसका कोर्स आसान है, छोटा कोर्स है, तो फिर क्यों बच्चे इसमें फेल होते? यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर इन ट्रिपल ए एग्जाम? देखिएगा जरा गौर से, रीजंस ऑफ फेलियर इन ट्रिपल ए एग्जाम। देखिए बेटा, वैसे तो आप कोई भी ऑप्शनल लेवल एग्जाम पिक करेंगे, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, बेटा पास रेट्स तो सबके ही लो हैं, क्योंकि जाहिर है एसीसी के फाइनल्स के पेपर हैं, लिमिटेड बच्चे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बच्चे के फेल होने का रीजन क्या होता है? तो देखिए इसका जो सबसे प्राइमरी रीजन है वो ये होता है बेटा कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चे कंप्लीट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस एक थ्योरी का पेपर है, लिखने वाला पेपर है, ऑडिट है। इसमें कैलकुलेशंस तो बहुत कम है, ज्यादा तो थ्योरी है, नरेटिव है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छा आंसर लिखें, आप एक प्रोफेशनल आंसर लिखें। और क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और वो अपने टीचर से फीडबैक नहीं लेते, तो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि बच्चे प्रॉब्लम फेस करते। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट एग्जाम पेपर्स। देखिए एक होती है टॉपिकल प्रैक्टिस और एक होती है बेटा जिसे मैं कहता हूं कि आपने कंप्लीट एग्जाम पेपर्स की प्रैक्टिस करनी, पूरे पूरे पेपर्स लिखने हैं टाइम रिस्ट्रिक्शन के अंदर, और वो टीचर को चेक कराने, फीडबैक लेना। अगर आप वो कर लेंगे आपके पास होने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट एग्जाम पेपर्स। और सेकंड रीजन मैं बोलूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ ट्यूटर फीडबैक। बेटा आजकल एक मार्केट में ट्रेंड बन गया है कि हम सर के नोट्स ले लेते हैं, कहीं से किसी दोस्त से थोड़े लेक्चर्स बोरो कर लेते हैं और उससे पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा खाली लेक्चर से पेपर पास नहीं होता, खाली नोट से पेपर पास नहीं होता। आपको पूरी जर्नी हमारे साथ करनी है। जब मैं कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं पहले टॉपिक पढ़ाता हूं, राइटिंग टेक्निक सिखाता हूं, क्लास वर्क कराता हूं, और फिर उसके बाद में बच्चों को होमवर्क देता हूं, असाइनमेंट्स देता हूं कि ओके भाई अब देखिए 3 सवाल मैंने करा लिए, एक आप मुझे करके भेजो। फिर मैं उस पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता हूं। बच्चे कहते हैं ना कि सर आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, एक एक बच्चे की स्क्रिप्ट चेक होती है, आपका एक एक आंसर चेक करने में वक्त लगता है, उस पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है। फिर बच्चे को सेकंड असाइनमेंट देते हैं कि चलो अब ये करो, अब ये करके चेक कराओ, इंप्रूव करो, तभी आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में एग्जामिनर आपको एक ऑडिट मैनेजर बनाता है। सुनिएगा मेरी बात, बेटा जो स्किल्स लेवल का ऑडिट पेपर था ना, जो खाली ऑडिट एंड एश्योरेंस था, उसमें वो आपको सुपरवाइजर या सीनियर बनाता था, तो वो आपके एवरेज आंसर को भी एक्सेप्ट कर लेता था। बात समझिएगा, जो स्किल्स मॉड्यूल का ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर था, उसमें वो आपको ऑडिट सुपरवाइजर या ऑडिट सीनियर बनाता था, तो आपका एक नॉर्मल लेवल का आंसर भी एक्सेप्ट कर लेता था।
लेकिन एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस में वो आपको एक ऑडिट मैनेजर बनाता है और आप बात कर रहे होते हो ऑडिट पार्टनर से। तो एग्जामिनर कहता है कि मुझे सिर्फ सही आंसर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक इंप्रेसिव आंसर चाहिए, मुझे एक प्रोफेशनल आंसर चाहिए। बेटा ये जितने भी ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स हैं इसमें 20 मार्क्स, 20 नंबर प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं। और प्रोफेशनल स्किल्स के नंबर क्या होते हैं कि ये कोई अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका पेपर 100 नंबर का है, इसमें से 80 मार्क्स ऑडिटिंग के हैं और 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के हैं। तो सर ये 20 मार्क्स कोई अलग रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये कैसे मिलेंगे? एग्जामिनर कहता है कि ये जो तुम 80 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इन्हीं को प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट करो, अच्छी लैंग्वेज यूज करो, हेडिंग्स दो, कम्युनिकेशन प्रॉपर करो, एनालिसिस अच्छा करो, कमर्शियल एक्यूमेन, अपना कमर्शियल सेंस शो करो, एक मैनेजर की तरह आंसर लिखो। तो तुम अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा एडिशनल 20 और तुम्हें 100 में से मार्क करूं। तो बेटा एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस जो लेवल का पेपर है ना, इसमें खाली लेक्चर ले लेने से, खाली नोट्स पढ़ लेने से, खाली बुक रीड कर लेने से आपका पेपर पास नहीं हो सकता। आपको एक ऐसा ट्यूटर चाहिए जो आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपको होमवर्क्स दे, उन पर फीडबैक दे, आपको मॉक्स कराए जाएं, उन पर आपको फीडबैक दिया जाए कि भाई देखिए आप ऐसे इंप्रूव करें, यहां अपनी राइटिंग को इंप्रूव करें। राइटिंग को इंप्रूव करने से मतलब है कम्युनिकेशन को, ग्रामर को, वर्डिंग्स को, यहां हेडिंग दीजिए, यहां एनालिसिस अच्छा करें। तो जो मेरा कोर्स पैकेज है, इट इज नॉट जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये एक जर्नी है। और आप में से वो बच्चे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं एडवांस टेक्स्ट भी पढ़ाता हूँ, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो जानते हैं कि मेरी आदत है माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट से क्या मतलब हुआ कि मैं बच्चे के साथ बेसिक लेवल पर कनेक्ट होता हूं। आपको एक एक चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। ये नोट्स भी मैं क्लास में खाली ओपन करके रीड करा सकता हूं, लेकिन मैं क्लास में लिखवाता हूं साथ साथ, ताकि एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूं, एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर मैं होमवर्क्स देता हूं, असाइनमेंट्स देता हूं, उन पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता हूं, खुद चेक करता हूं। बच्चे कहते हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उस पर हम खुद क्वेरी डिस्कशन कर लेंगे, खुद असाइनमेंट्स रिव्यू कर लेंगे। मैं कहता हूं नहीं, मैं एक एक बच्चे को पर्सनली कैरी करता हूं। एक एक बच्चे का नाम हम खुद सेव करते हैं अपने पास, वो बच्चे को हम क्वेरी करते हैं कि भाई अब बताएं आपने कितना पढ़ लिया, अपना होमवर्क भेजें, चेक करते हैं, हम उस पर फीडबैक देते हैं, ताकि हर बच्चा इंप्रूव कर सके। बिकॉज ये एडवांस लेवल का पेपर है, इसमें 20 मार्क्स तो खाली प्रोफेशनल राइटिंग के हैं। अब आप खाली ये सोचें कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जॉब ही नहीं कर रहे, तो उनको प्रोफेशनल स्किल्स कैसे आएंगे? या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो अभी जूनियर लेवल पर होंगे, उन्हें मैनेजर लेवल की कम्युनिकेशन कैसे आएगी? तो बेटा वो तो हमें आपको सिखानी पड़ेगी ना। सो रीजन ऑफ फेलियर, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अनदर रीजन, लैक ऑफ टीचर फीडबैक। आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो आपको फीडबैक नहीं दे रहा, आप फेल हो जाओगे। तो जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, इट्स अ कंप्लीट कोर्स जर्नी, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, राइटिंग टेक्निक सिखाऊंगा, क्लास वर्क कराऊंगा, होमवर्क्स दूंगा और फिर उन पर फीडबैक दिया जाएगा। सो रीजन ऑफ फेलियर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट पेपर्स, लैक ऑफ ट्यूटर फीडबैक, और तीसरा रीजन है वीक ऑडिटिंग और अकाउंटिंग नॉलेज। या तो आपकी ऑडिटिंग नॉलेज वीक है या आपकी अकाउंटिंग नॉलेज वीक है। देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे समझते हैं कि एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के कोर्स के लिए हमें ऑडिटिंग की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, जबकि सिर्फ ऐसा नहीं, आपको ऑडिटिंग के साथ अकाउंटिंग की नॉलेज भी आनी चाहिए। देखिए आप एक बात को समझें, आप ऑडिट किस चीज का कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है। अगर आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज, IAS या IFRS, इनकी नॉलेज आपकी वीक है,
तो आप कभी भी ट्रिपल ए पास नहीं कर सकोगे। एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के कोर्स में एटलीस्ट 40% ऑफ द मार्क्स अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। पूरी बैलेंस शीट, पूरी इनकम स्टेटमेंट, पूरे पूरे अकाउंटिंग इश्यूज, IFRS 2, कंसोलिडेशन, IFRS 9, IS 36, 37, 38, IS 16, इसके प्रॉपर इश्यूज वो आपसे देता है आपको, और कहता है कि इसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंप्लीकेशंस डिस्कस करें। देखिए प्रैक्टिकली सोचें, एक ऑडिटर हो बोले मुझे ऑडिट बहुत अच्छा करने आता है लेकिन मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, तो भाई तुम किस चीज का ऑडिट कर रहे हो? ऑडिट तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करोगे ना, तो तुम्हें अकाउंटिंग आना तो मैंडेटरी है। तो बेटा ट्रिपल ए का एग्जाम देने के लिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों की नॉलेज पक्की होना जरूरी है। सर एक सवाल, क्या आप हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाएंगे? यस बिल्कुल करवाऊंगा, सारे स्टैंडर्ड रिवाइज कराऊंगा। IS 36 इम्पेयरमेंट, IS 37 प्रोविजन, 38 इंटेंजिबल, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, IFRS 15 रेवेन्यू, IFRS 16 लीजेस, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोर्स के दौरान रिवाइज कराऊंगा और उनकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंप्लीकेशंस दोनों पढ़ाई जाए। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करता हूं कि ट्रिपल ए का पेपर अगर आप दे रहे हो तो जरूरी है कि आपने अपना SPR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ा हुआ हो, या आप साथ पढ़ रहे हो। या तो आपने पढ़ा हुआ हो या ट्रिपल ए के साथ पढ़ रहे हो तो ये बेहतर है। मैं तो स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराऊंगा, लेकिन जाहिर है अगर आपने SPR पढ़ा हुआ होगा तो आपको बहुत हेल्प होगी। आइडियली ट्रिपल ए का पेपर SBR के साथ या इसके फौरन बाद देना चाहिए। आइडियल कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज बहुत पक्की होती है उस वक्त। सर मैंने तो SBR का पेपर बहुत पहले पढ़ा था, मैं क्या करूं? बेटा कोई मसला नहीं है, मैं पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने कोर्स के दौरान रिवाइज कराऊंगा, एक एक चीज डिटेल में लिखा कर समझाऊंगा और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर उसे कवर किया जाए। ओके, तो देखिए बेटा हमने सबसे पहली बात क्या करी, दैट व्हाई ट्रिपल ए शुड बी ऑप्टेड इन ऑप्शनल एग्जाम्स ऑफ ACCA। सबसे पहला इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल रेलेवेंस, देन इट हैज अ स्मॉल कोर्स, एक्स्ट्रा 2 exemptions in ICAW, रीजन ऑफ फेलियर, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट एग्जाम पेपर्स, पूरे पूरे एग्जाम पेपर्स प्रैक्टिस करनी, लैक ऑफ ट्यूटर फीडबैक, मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्यूटर हैं कोर्स देकर गायब हो जाते हैं, गया बच्चा फेल हो जाए। बेटा जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ओएस मिर्चा वाला से पढ़ रहे हैं, तो फिर ये पूरी जर्नी है, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। आपको मैसेज आएगा कि भाई आपकी स्टडी कितनी हो गई, फीडबैक दीजिए हमें। देखिए जाहिर है आप प्री रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे आपके साथ नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के करीब रहूं। उसको मैसेज कर रहे होते हैं, क्वेरीज का जवाब मैं खुद पर्सनली देता हूँ, आपके असाइनमेंट्स मार्क करूंगा, मॉक्स पर फीडबैक दूंगा, पर्सनलाइज फीडबैक दूंगा, ताकि आपके पास होने के चांसेस इंक्रीज हो सके। आपकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की नॉलेज को पक्का करवाऊंगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ड्राफ्टिंग टेक्निक, राइटिंग अप्रोच, इस पर खास काम किया जाएगा। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रिपल ए के पेपर में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने मैनेजर की तरह लिखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऑडिट मैनेजर तो नहीं है, शायद ही कोई एक आधा बच्चा हो जो उस लेवल पर हो। तो अब आपको ऑडिट मैनेजर की तरह कैसे लिखना है, हाउ यू हैव टू लर्न दैट प्रोफेशनल राइटिंग स्किल, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, देखिए बेटा जितने भी प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स हैं उनके अंदर बेटा आपके पास टेक्निकल मार्क्स होते हैं। टेक्निकल मार्क्स का मतलब हुआ यहाँ पर जो ऑडिट रिलेटेड मार्क्स होंगे वो कितने मार्क्स हैं? 80 मार्क्स हैं। आपके टेक्निकल मार्क्स होंगे 80 और बेटा प्रोफेशनल स्किल मार्क्स होंगे 20। देखिए मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा अभी मैं। बेटा टेक्निकल मार्क्स 80 हैं और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है ना, ये कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। मेरी बात को समझना, ये जो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं ये कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं होंगे।
एग्जामिनर कहता है कि तुम अटेम्प्ट करोगे ये 80 मार्क्स, और मैं इन्हीं को इवैल्यूएट करूंगा कि अगर तुमने इन्हें प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट किया है तो मैं तुम्हें पूरे 100 में से मार्क करूं, यानी तुम्हें 20 एडिशनल मार्क्स दूंगा अगर तुमने टेक्निकल मार्क्स को प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट किया है। तो देखें, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इज नॉट अ सेपरेट रिक्वायरमेंट, इज नॉट अ सेपरेट रिक्वायरमेंट इन एग्जाम। बेटा ये आपके एग्जाम में एक सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर जब ये सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? बेटा स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट दीज 80 मार्क्स, स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट, स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स ऑफ टेक्निकल हेड ओनली। बेटा आपके पास जो रिक्वायरमेंट होंगी वो टेक्निकल हेड वाली होंगी। टेक्निकल हेड का मतलब जो ऑडिट रिलेटेड है, टेक्निकल हेड का मतलब क्या हो गया बेटा? जो ऑडिट रिलेटेड है, ऑडिट रिलेटेड। अब ऑडिट रिलेटेड के अंदर अकाउंटिंग इश्यूज भी आएंगे। मैं ऑडिट रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्स एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस है। जो टेक्निकल मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स हैं, उसमें ऑडिट एंड अकाउंटिंग इश्यूज कवर होंगे। सही। स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स ऑफ टेक्निकल हेड ओनली, ओके, ऑफ टेक्निकल हेड ओनली। Additional 20 marks will be given. Additional 20 marks will be given if technical marks attempted in a professional manner. Attempted in a professional manner. बेटा अब ये बड़ी नई बात है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं और इसकी इंपॉर्टेंस पर अभी बात भी करूंगा डिटेल में। देखिए आपने ऑडिट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स ही अटेम्प्ट करनी है। मिसाल, आपके पास ऑडिट प्लानिंग का 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वो जो 25 मार्क्स हैं वो इस 80 में से। भाई 25 मार्क्स ऑडिट प्लानिंग के आ गए, कुछ मार्क्स ऑडिट प्रोसीजर के आ गए, कुछ मार्क्स ऑडिट रिपोर्ट के आ गए, कुछ अकाउंटिंग इश्यूज आ गए, वो इन 80 मार्क्स को कवर करेंगे। जब आप अपने मार्क्स का टोटल करोगे ना तो खाली 80 बनेंगे एग्जाम में। तो सर ये 20 मुझे कैसे मिलेंगे? एग्जामिनर कहता है कि इन 80 मार्क्स को प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट करो। सर ये क्या है प्रोफेशनल मैनर? क्या है ये प्रोफेशनल स्किल्स? सवाल है सर, क्या है ये प्रोफेशनल स्किल्स? बेटा ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं कम्युनिकेशन। एग्जामिनर कहता है कि बच्चा जो कम्युनिकेशन कर रहा है पेपर में वो अच्छी हो। ना व्हाट इज कम्युनिकेशन? बच्चा हेडिंग्स दे, ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाए, इंट्रोडक्शन दे, रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़े। एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में कितनी बार कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे एक बड़ी रूटीन इंस्ट्रक्शन होती है कि मटीरियलिटी लेवल प्रॉफिट के ऊपर बेस कीजिएगा, मटीरियलिटी लेवल प्रॉफिट के ऊपर बेस कीजिएगा। अब बच्चे ने पूरे आंसर में एसिड के ऊपर बेस करके निकाल दिया, तो इसका मतलब है उसकी कम्युनिकेशन वीक है। बेटा कम्युनिकेशन टू वे होती है ना, लिसनिंग भी तो है, जो एग्जामिनर बोल रहा है वो सुनो, तो उसकी इंस्ट्रक्शन तो मानो। तो प्रोफेशनल स्किल्स हैं कम्युनिकेशन। नंबर 2, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। बेटा अगर आपने रोट लर्निंग जो रट्टा है, रट्टाफिकेशन यूज करी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, सिनेरियो को प्रॉपर एनालाइज करना, उसको डिटेल में इवैल्यूएट करना, सिनेरियो की इंफॉर्मेशन को यूज करना, प्रोफेशनल स्किल है। जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म। सर व्हाट इज जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म? एग्जामिनर कहता है कि बेटा पेपर के दौरान प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल जजमेंट? कि भाई जैसे क्लाइंट का रिस्क इवैल्यूएट करके ही बताना कि क्लाइंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है भाई डिफरेंट ऑडिट इश्यूज गिवन थे, आपने जजमेंट लेना है कि क्लाइंट हाई रिस्क है लो रिस्क है।
कोई अकाउंटिंग इशू है तो उस पर जजमेंट फॉर्म करना है कि सही है या गलत है। ये जो बच्चे डबल मीनिंग बातें करते हैं ना, इट मे हैपन, इट शुड बी डन, डबल मीनिंग बातें नहीं, असर्टिव बात, जजमेंट लेने का स्किल। भाई ऑडिटर हो ना, अपना ओपिनियन तो फॉर्म करो, सब्जेक्टिव बातें क्यों कर रहे हो? जजमेंट लेने का स्किल। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है चीजों को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना। अगर मैनेजमेंट ने कोई ट्रीटमेंट गलत किया हुआ है तो उसे क्वेश्चन करना, अगर कहीं काम इनकम्प्लीट हुआ है तो उसे चैलेंज करना, प्रोफेशनल स्किल है। एंड चौथा प्रोफेशनल स्किल है बेटा, जिसे कहते हैं कमर्शियल एक्यूमेन। बहुत जरूरी प्रोफेशनल स्किल है, सुनिएगा। कमर्शियल एक्यूमेन, बच्चे के अंदर कमर्शियल सेंस होना। सुनिएगा बात, आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ने पूरा इसी से क्वालिफाई कर ली या कोई भी क्वालिफिकेशन कर ली, जॉब पर गया, फर्म में गया, कंपनी में गया, कभी कभार कोई ऐसी हरकत कर देता है जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती है। कमर्शियल एक्यूमेन, कमर्शियल सेंस। सुनिएगा, एग्जामिनर कहता है कि अगर क्लाइंट आपको कोई अनएथिकल काम करने का बोले, अगर क्लाइंट आपको क्या करने का बोले, कोई अनएथिकल काम करने का बोले, तो आपको उसे डिक्लाइन करना है, मना करना है। लेकिन डिक्लाइन के साथ भी हमेशा वर्ड लिखना है पोलाइटली डिक्लाइन। क्या बोला मैंने? हमेशा क्या लिखना है? पोलाइटली डिक्लाइन। कमर्शियल एक्यूमेन है भाई, तुम्हारा क्लाइंट है, तुमने उससे बिजनेस जनरेट करना है, क्लाइंट को नाराज नहीं कर देना, डिक्लाइन भी पोलाइटली करना। और पोलाइटली डिक्लाइन करने के साथ साथ जो अदर वे आउट हो, अगर उस मसले के कोई अदर सोल्यूशन है तो वो भी बताओ क्लाइंट को। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आपका सही होना चाहिए। सही है बेटा, आपके पास एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में बिजनेस रिस्क के क्वेश्चंस आते हैं, गोइंग कंसर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपका कमर्शियल एक्यूमेंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे से इवैल्यूएट होता है। तो एग्जामिनर कहता है कि जब बच्चा आंसर लिख रहा हो तो उसमें उसने इस बात का ध्यान रखना है कि वो कमर्शियली जस्टिफाइड बातें भी करे। कितनी बार क्लाइंट हमें ये कहता है, सुनिएगा, ये पेपर में आ चुका है एडवांस्ड ऑडिट के पेपर में, कि भाई आप मेरे साथ बैंक लोन निगोशिएट करने चलो, मेरे साथ बैंक लोन निगोशिएट करने चलो, क्लाइंट कह रहा है अपने ऑडिटर को। तो भाई बीइंग एन ऑडिटर हम मना करेंगे कि भाई ये हमारे लिए एथिकल थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है, हम आपके लिए लोन कैसे निगोशिएट करें। अब एग्जामिनर कहता है कि बच्चे ने इसके साथ ये भी लिखना है कि अगर हम क्लाइंट के लिए लोन निगोशिएट करने जा रहे हैं और कल को क्लाइंट डिफॉल्ट कर गया, या अगर क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में कोई गलती निकल आई, तो ऐसा ना हो कि बैंक हमारे ऊपर लोन के लिए केस कर दे। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। इवन अगर ये काम एथिकली अलाउड है, मैंने क्या बोला, इवन अगर 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लूं कि काम एथिकली अलाउड है, तो भी मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि कमर्शियली नुकसानदेह है। भाई वैसे तो ये काम एथिकली भी मना है, लेकिन अगर ये काम एथिकली जस्टिफाइड भी हो तो मैं क्लाइंट की लोन निगोशिएशन में क्यों बैठूं भाई, मैं उसका हिस्से का रिस्क क्यों लूं? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मसले को डिस्कस करना, तो ये प्रोफेशनल स्किल है। तो देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा, आप अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, सुने मेरी बात, आप अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, लेकिन उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को अटेम्प्ट करते हुए प्रोफेशनल स्किल्स का ख्याल रखना, कम्युनिकेशन अच्छी करना, सवाल को गौर से पढ़ना, हेडिंग्स देना, प्रॉपर फ्लो में आंसर लिखना, कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, डेटा को सही तरह रेफर करना, जनरल आंसर ना लिखना, जनरल आंसर ना लिखना, सिनेरियो से रिलेट करना, सिनेरियो को सही तरह समझना, सिनेरियो को सही तरह समझना, चीजों को रिलेट करना, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। आंसर के दौरान बेटा प्रॉपर जजमेंट्स लेना। जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे अगर आपने रिस्क लिखे तो उन रिस्क को प्रायोरिटाइज करना,
कि भाई ये रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट का स्किल है। सही है। स्केप्टिसिज्म, डेटा को क्वेश्चन करने की एबिलिटी होना। कमर्शियल एक्यूमेन, क्लाइंट के बिजनेस को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ना सिर्फ क्लाइंट का बिजनेस बल्कि फर्म के बिजनेस को भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। कोई भी ऐसी एडवाइस ना देना जो कमर्शियली जस्टिफाइड ना हो। तो बेटा ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। अब एक सवाल, सर ये प्रोफेशनल स्किल्स हमें कैसे आएंगे? भाई देखें सर, हम में से तो बहुत सारे बच्चे अभी जॉब ही नहीं कर रहे, हमारा तो कमर्शियल एक्यूमेन वीक है। बेटा इसीलिए मैंने क्या बोला, क्या आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको रेगुलर फीडबैक दूंगा, मार्किंग दूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा, गाइडेंस दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, कि आपका ये प्रोफेशनल स्किल इंप्रूव होगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि देखो बेटा यहाँ ये पॉइंट डालो, ये कमर्शियल एक्यूमेन है। यहाँ ये पॉइंट डालो, यहाँ तुम्हारी जजमेंट इवेल्युएट होगी। यहाँ इस चीज को ऐसे एनालाइज करो, इस चीज को इस तरह सोचो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोफेशनल स्किल इंप्रूव होगा। सर एक सवाल है, क्या ये प्रोफेशनल स्किल्स का एग्जाम में होना एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जैसे आपके स्किल्स लेवल के पेपर में तो ये नहीं होता था, अब ये हमारे एग्जाम के अंदर है, तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बेटा देखो, अगर आपको प्रोफेशनल स्किल्स को डील करना आ गया तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है, समझो। बेटा पहले क्या होता था, सुनिएगा। बेटा पहले क्या होता था कि आप एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते थे। सुनिएगा, पहले ये होता था, पहले मतलब जब प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते थे, तकरीबन आप समझो अब आज 7-8 अटेम्प्ट हो गई है कि प्रोफेशनल स्किल्स कोर्स में इंक्लूडेड है। बहुत पहले ये होता था कि आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते थे, जैसे आपके स्किल लेवल में होता है। आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो और आपके पास टाइम होता है 3 hours and 15 minutes, जो बनते हैं कितने बेटा, 195 मिनट्स। 195 मिनट्स, 3 hours and 15 minutes। प्रोफेशनल लेवल पेपर में आपके पास ये टाइम होता है। तो आपके पास पर मार्क टाइम कितना बनता था, 100 मार्क्स डिवाइडेड बाय 195 मिनट्स। तो आपके पास बेटा क्या बनता था कि आपको तकरीबन, तो आपके पास पर मार्क टाइम क्या बनता था, आपके पास 195 मिनट्स होते थे और आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे होते थे। तो बेटा आपको एक मार्क अटेम्प्ट करने के लिए 1.95 मिनट्स पर मार्क मिलते थे। गौर से सुनिएगा, बेटा आप 100 नंबर अटेम्प्ट कर रहे होते थे और आपके पास 195 मिनट्स होते थे, 3 hours and 15 minutes। तो एक मार्क अटेम्प्ट करने के लिए 1.95 मिनट होते थे। लेकिन आपके पास ट्रिपल ए के अंदर क्या टाइमिंग है, आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा सिर्फ 80 मार्क्स। आप अटेम्प्ट करेंगे सिर्फ कितने मार्क्स, 80 मार्क्स। टाइम आपके पास वही है, 195 मिनट्स। तो बेटा अब अगर आप 195 मिनट्स, जो कि 3 hours and 15 minutes हैं, उसमें आप अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स, तो आपके पास कितने हो गए बेटा, 2.4 मिनट्स पर मार्क। तो बेटा आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंप्रूव होगी। सर एक छोटा सा सवाल है, क्या प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा? नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। वही जो आंसर लिख रहे हो उसी को प्रोफेशनल मैनर में लिखना। जैसे एक मिसाल दे दूं, भाई आप अगर ऑडिट प्रोसीजर लिखते थे 2 लाइन का, तो अभी भी ऑडिट प्रोसीजर 2 ही लाइन का लिखोगे। बस आप कोशिश ये करोगे कि प्रोसीजर लिखते हुए सिनेरियो को ज्यादा रिलेट करो, वो प्रोसीजर्स ऑप्ट करो जो सिनेरियो से ज्यादा बेटर कनेक्ट हो सके। जनरल बात मत करना, यानी आंसर वही लिखना है, बस उसी को प्रोफेशनल मैनर में ड्राफ्ट करना है। समझ रहे हैं? भाई मिसाल के तौर पर आप बिजनेस रिस्क लिखते थे, तो बिजनेस रिस्क लिखते हुए मिसाल के तौर पर आप 3 पॉइंट लिखते थे, तो अभी भी 3 ही पॉइंट लिखोगे, लेकिन कोशिश ये करोगे कि ज्यादा बेहतर वर्डिंग्स यूज करो, सिनेरियो से ज्यादा बेहतर रिलेट करो, कमर्शियल एक्यूमेन, क्लाइंट को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर एडवाइस करो।
ओके सर, ये सब कैसे आएगा, हम ये प्रोफेशनल स्किल कैसे सीखेंगे? बेटा तभी तो आप मुझसे कोर्स पढ़ रहे हो। मैं आपको जब फीडबैक दूंगा, गाइडेंस दूंगा, आप समझो एक एक पॉइंट बेटा जो मैं लिखवाऊंगा ना, उसको तोड़ तोड़ कर लिखवाता हूँ कि देखो ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, ये इसका इम्पैक्ट हो गया, ये इसका इवैल्यूएटिव कमेंट हो गया। एक एक चीज गाइड करता हूँ ब्रेक कर करके। जो मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखाता हूँ ना बेटा, तो मैं एक एक पॉइंट को तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, फिर मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, और उस होमवर्क पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक दूंगा, तो आप इंप्रूव कर सकोगे। तो बेटा देखिए, समझाने की बात यह है कि आपको मार्केट में बहुत ट्यूटर मिल जाएंगे, बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन उससे आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आपको पेपर पास करना है तो आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर चाहिए जो आपको रेगुलर सपोर्ट दे। रेगुलर सपोर्ट का मतलब क्या है? आपको होमवर्क्स दे, उन पर फीडबैक दे, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे, तो आपके पास होने के चांसेस इंप्रूव होंगे। ओके, तो अब देखिए बेटा, व्हाई ट्रिपल ए शुड बी ऑप्टेड इन ऑप्शनल एग्जाम्स? बिकॉज इट हैज टू मच प्रैक्टिकल रेलेवेंस, इट हैज अ स्मॉल कोर्स, कोर्स छोटा है, सही है, एंड इसकी बेसिस पर एक्स्ट्रा 2 एग्जामिशंस मिल रहे। रीजन ऑफ फेलियर क्या है? कंप्लीट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, ट्यूटर का फीडबैक नहीं लिया जाता, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग नॉलेज बच्चे की वीक होती है, टेक्निकल मार्क्स पर तो ग्रिप ले लेते हैं लेकिन प्रोफेशनल स्किल में वीक होते हैं। देखिए बेटा, टेक्निकल मार्क्स है ऑडिट की नॉलेज, वो तो किताब पढ़ के भी हासिल कर लोगे, लेकिन प्रोफेशनल स्किल कैसे सीखोगे? राइटिंग टेक्निक कैसे सीखोगे? ओके, तो स्टूडेंट हैज टू अटेंड 80 marks of technical head only. Additional 20 marks will be given if technical marks attempted in a professional manner. कम्युनिकेशन सही करनी है, हेडिंग्स देनी है, प्रोफेशनल वर्डिंग यूज करनी है, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, डेटा को सही तरह एनालाइज करना है। अब सुनिएगा बेटा, पेपर में सवाल आता है, ट्रिपल ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 5 पेज का सवाल होता है, 5 पेजेस का क्वेश्चन है जिसमें उसने पूरी इंडस्ट्री की कहानी सुनाई। एग्जामिनर ये कहता है कि मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैंने 5 पेज की पूरी कहानी सुनाई है, जो पूरी इंडस्ट्री की स्टोरी सुनाई है, बच्चा उस पूरी स्टोरी को अपने आंसर में यूज करे, खाली एक पैराग्राफ में से रिस्क ना लिखे, बल्कि पूरे सिनेरियो को इवैल्यूएट करे, सिनेरियो में से डिफरेंट जगह से पॉइंट्स उठाकर उन्हें एनालाइज करे। भाई सवाल के स्टार्ट में एक इश्यू गिवन था, आगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा रेशोज भी निकाले, ट्रेंड एनालिसिस भी करे। ओके, प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म, रिस्क लिख रहा है तो उसे प्रायोरिटाइज करे, कोई अकाउंटिंग इश्यू है तो उस पर अपना जजमेंट फॉर्म करे कि यहां ये होना चाहिए, मटीरियलिटी निकाल रहा है तो रिस्क एनालिसिस की बेसिस पर मटीरियलिटी लेवल जस्टिफाई करे कि भाई ये मटीरियलिटी लेवल होना चाहिए। स्केप्टिसिज्म, चीजों को क्वेश्चन करने की एबिलिटी। कमर्शियल एक्यूमेन, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज करें। व्हाट इज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू? खाली स्ट्रिक्ट ऑडिटर बनकर बात ना करे, बल्कि बिजनेस सेंस को भी समझे, बिजनेस सेंस को भी समझे। बेटा देखिए, ऑडिट क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं देनी है, लेकिन दे सकते हैं सेपरेट टीम के जरिए, लेकिन दे सकते हैं सेकंड पार्टनर रिव्यू के जरिए। डिफरेंट ऑप्शंस बताते हैं ना, ये है कमर्शियल एक्यूमेन। बेटा बिजनेस भी तो करना है, अगर सबको मना करते रहेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो एग्जामिनर कहता है कि बच्चे में प्रोफेशनल स्किल ऑफ कमर्शियल एक्यूमेन होना जरूरी है। सही है बेटा, देखो जो आप अपने स्किल मॉड्यूल के पेपर देकर आए हो, उसमें आप 100 नंबर अटेम्प्ट करते हो, तो आपको 1 मार्क के लिए 1.95 मिनट मिलता था, यानी कम टाइम मिलता था। अब आप 100 नंबर अटेम्प्ट नहीं करोगे, बल्कि आप सिर्फ 80 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे, तो आपको हर मार्क के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, 2.4 मिनट्स पर मार्क।
195 मिनट्स को 80 मार्क्स से डिवाइड कर लो तो 2.4 मिनट्स पर मार्क ज्यादा टाइम मिल रहा है, विच मीन्स यू विल हैव ग्रेटर टाइम टू कंप्लीट द पेपर। आप ज्यादा बेहतर पॉइंट्स लिखे, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। ओके, अब सर सवाल ये है कि आपकी स्टडी अप्रोच क्या होगी। फिर मैं कोर्स आउटलाइन और पेपर स्ट्रक्चर की तरफ भी आता हूं। आपकी स्टडी अप्रोच क्या होगी, हम आपके साथ किस तरह से पढ़ेंगे, आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि हम इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें और बेस्ट पॉसिबल मार्क्स से अटेम्प्ट करें कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। बेटा मैं सिर्फ पेपर पास नहीं कराता, मेरे 10 से ज्यादा बच्चों की नेशन वाइड पोजीशन है। पाकिस्तान में टॉप, इंडिया में टॉप, नेपाल में टॉप, पूरे पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मेरे स्टूडेंट्स के टॉप आते हैं। तो भाई मेरी स्टडी अप्रोच डिफरेंट है दूसरों से। मैं बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करके पढ़ाता हूं, बच्चे को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके पढ़ाता हूं। सही है बेटा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक पढ़ेंगे। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लाइक फॉर एग्जांपल ऑडिट प्लानिंग पढ़ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा। बिजनेस रिस्क पढ़ रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिस्क पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस टॉपिक में क्या है, ऑडिट क्या है, वो पढ़ेंगे। जाहिर है आपको ऑडिट भी तो सिखाना है। फिर उसके बाद उस टॉपिक की ड्राफ्टिंग टेक्निक। ड्राफ्टिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ, ड्राफ्टिंग टेक्निक का मतलब हुआ कि आंसर किस तरह लिखना है, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। ड्राफ्टिंग टेक्निक जो आंसरिंग पैटर्न है, आंसरिंग पैटर्न ऑफ ईच टॉपिक। बेटा हर टॉपिक का आंसरिंग पैटर्न अलग अलग है, हर टॉपिक का आंसरिंग पैटर्न अलग अलग है। अब इसमें क्या क्या सिखाऊंगा, मार्क्स ऑफ ईच पॉइंट। अब देखिएगा बेटा, ट्रिपल ए के अंदर हर पॉइंट की मार्किंग अलग होती है। एथिक्स का आंसर है तो 1.1 मार्क का है, बिजनेस रिस्क है तो 1.2 मार्क का है, ऑडिट रिस्क है और उसमें अकाउंटिंग इश्यू है तो हर पॉइंट 3 मार्क का है। मार्किंग ऑफ ईच पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ ईच पॉइंट। कंपोजिशन ऑफ ईच पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बेटा बाकायदा सिखाऊंगा कि आपने पॉइंट किस तरह कंपोज करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका इंपैक्ट कैसे लिखना है, उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। बेटा बाकायदा ये जो मैं कलर चेंज कर करके अभी लिख रहा हूं ना ओरिएंटेशन में, मैं क्लास में भी ऐसे ही लिखता हूं। ब्लैक से आइडेंटिफाई लिखा, ब्लू से इंपैक्ट लिखा, रेड से इवैल्यूएशन लिखी, ताकि समझ आए। बेटा बिल्कुल ब्रेक करके छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना है, ताकि आपको एक एक चीज समझ आए, क्योंकि यार मैंने ऐसे लिखना है। ये जो एग्जामिनर इतना अच्छा आंसर लिखता है उसने कैसे लिखा, ये पूरा तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा। ड्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ ईच टॉपिक, ऑफ ईच आंसर, आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखाई जाएगी। फिर पास्ट पेपर प्रैक्टिस इन क्लास। बेटा क्लास के अंदर पास्ट पेपर प्रैक्टिस होगी, इन क्लास फॉर ईच टॉपिक। हर टॉपिक की पास्ट पेपर प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क ऑफ ईच टॉपिक। और बेटा ये होमवर्क्स भी मैं आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर दूंगा। सर ये जो एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है ये मैं कैसे डील करूंगा, तो बेटा बाकायदा हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूरा एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। हम गोल्ड अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर हैं भाई, आपको ऐसे नॉर्मल ट्यूटर से नहीं पढ़ रहे। हमारी क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूरा एसीसी का प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। उस पर मैं आपको होमवर्क्स दूंगा, ताकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको प्लेटफॉर्म यूज करने की आदत हो। होमवर्क ऑफ ईच टॉपिक एंड फीडबैक ऑन इट, उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, हर बच्चे का पर्सनलाइज फीडबैक। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आंसर शेयर कर दूं बेटा ये पढ़ लेना, लेकिन उससे आप सीखोगे थोड़ी। पर्सनलाइज फीडबैक, एक एक स्क्रिप्ट चेक होती है, उस पर फीडबैक दिया जाएगा। फिर कोर्स के एंड में बेटा रिवीजन पास्ट पेपर सेशंस होंगे।
रिवीजन पास्ट पेपर सेशंस क्या होते हैं बेटा? कोर्स के एंड में पूरे कंप्लीट पास्ट पेपर्स में दोबारा कराता हूं, 5-5 6-6 पेपर पूरे पूरे दोबारा कराता हूं, प्लेटफॉर्म पर बिठा के कराता हूं, ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई ये पूरे पूरे पेपर्स कैसे हैंडल करने। रिवीजन पास्ट पेपर सेशंस, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा मॉक एग्जाम। 3 मॉक एग्जाम्स दूंगा, फिर उन पर फीडबैक दिया जाएगा, और उन पर भी पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ताकि आप इंप्रूव कर सकें। तमाम लेक्चर्स बेटा आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे। प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मकसद ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चा अपने अपने कन्वीनियंस टाइम पर पढ़ता है, आप उसे अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ें। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई भी क्वेरी हो फील फ्री, मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, आपने मुझे उसी वक्त क्वेरी करी, नॉर्मली मैं कोशिश करता हूं कि फौरन जवाब दे दूं, वरना अगर क्लास में हूं या रात हो रही है सो रहा हूं, तो जैसे ही अवेलेबल होता हूं तो विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम आपको जवाब मिल जाएगा। जैसी क्वेरी भी आपने भेजा आपको फौरन जवाब मिलेगा। आपने असाइनमेंट किया, आप हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर सबमिट करेंगे, हम आपको उस पर चेक करके फीडबैक। तो बेटा इट्स अ कंप्लीट कोर्स पैकेज। आपने सिर्फ मेरी क्लासेस लेनी, जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूं वो टाइम पर पूरे करने, रेगुलर फीडबैक को फॉलो करना है, आपका पेपर इंशाल्लाह पास होगा। आपके पासिंग चांसेस समझो मेजरली इंक्रीज होगा। वैसे तो देखें प्रोफेशनल लेवल पेपर है, बच्चे फेल होते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर देते हैं कि बच्चे का पेपर ना हो। और इतने सबके बाद रुकना चाहिए नहीं। आप समझो पहले एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर उसकी आंसरिंग टेक्निक कराई, फिर 4-5 सवाल उस टॉपिक के क्लास में कराए, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दिया, उस होमवर्क पर फीडबैक दिया, और होमवर्क भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर करवाया, ताकि एग्जाम की फील पहले दिन से समझ आए। फिर उसके बाद कोर्स के एंड में रिवीजन पास्ट पेपर सेशंस कराए, मॉक एग्जाम हुआ, फीडबैक हुआ, तो बेटा पास होने के चांसेस मेजरली इंक्रीज हो जाते। ओके बेटा, आपको जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा गौर से देखिएगा। बेटा आपको मेरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपने अपनी कन्वीनियंस पर सुनने हैं। देखिए मैं फिर कहूंगा भाई, ये नहीं समझिएगा कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देकर बात खत्म हो गई। नहीं भाई, लेक्चर्स तो मेरे पैकेज का एक हिस्सा है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद आपको रेगुलर सपोर्ट मिलेगी, क्वेरी सपोर्ट, असाइनमेंट, होमवर्क, फीडबैक, ये तमाम चीजें आपको ड्यूरिंग द कोर्स मिल रही है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पास्ट पेपर्स, मेरे अपने बनाए हुए क्लास नोट्स, जिसमें पूरे कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया गया है, क्लास नोट्स मिलेंगे, फिर आपको क्वेरी सपोर्ट मिलेगी, मॉक एग्जाम्स मिलेंगे, मॉक एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स एंड होमवर्क्स हैं। ये तमाम चीजें बेटा आपको मेरे कोर्स पैकेज के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ओके सर, क्या हमें स्टडी टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, स्टडी टेक्स्ट या एग्जाम किट की? बेटा जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आप कैपलिन की स्टडी टेक्स्ट और किट करो, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए जो ट्रिपल ए का पेपर है ना, वो सिनेरियो हैंडलिंग वाला पेपर है। सिनेरियो हैंडलिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आंसर राइटिंग स्किल आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर बहुत सारी पास्ट पेपर प्रैक्टिस, वो भी मैं कराऊंगा। बुक की जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पढ़ लो कैपलिन की स्टडी टेक्स्ट, लेकिन जरूरत नहीं। सर एग्जाम किट, बेटा एग्जाम किट से बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम किट में भी पास्ट पेपर्स ही होते हैं। मैं एटलीस्ट 15 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स क्लास में कवर करा दूंगा। टॉपिकल प्रैक्टिस, कंप्लीट पेपर्स की प्रैक्टिस, खाली कोर्स के एंड में हम 6-7 तो कंप्लीट पेपर्स क्लास में करेंगे, फिर कोर्स के दौरान बेतहाशा टॉपिकल प्रैक्टिस, तो आपको किसी एडिशनल चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखें बेटा क्या क्या बात कर ली। Why AAA should be opted in optional exams? Because of its practical relevance. Small course, easy to manage.
Okay, and extra 2 exemptions in ICAO. Reason of failure: lack of practice of complete exam papers, या lack of tutor feedback, या weak accounting and auditing. सर क्या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कराएंगे? बेटा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कराओ, यानी ऑडिट तो पढ़ा ही रहा हूं, अकाउंटिंग भी पूरी रिवाइज कराओ। अगर मेरा कोर्स लेने के बाद किसी का इंटरव्यू है तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग पक्की हो जाएगी और ऑडिट भी पक्का हुआ हुआ। टेक्निकल मार्क्स एंड प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट है, हमारी स्टडी अप्रोच क्या रहेगी, स्टडी मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? कोर्स आउटलाइन की तरफ। सर ट्रिपल ए के कोर्स की कोर्स आउटलाइन क्या है और पेपर स्ट्रक्चर क्या है बेटा? अब इन दो चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा। जाहिर है ये समझना जरूरी है कि जो कोर्स आप शुरू करने जा रहे हो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ट्रिपल ए के कोर्स की कोर्स आउटलाइन और पेपर स्ट्रक्चर पर अब बात करते हैं। कोर्स आउटलाइन का सबसे पहला एरिया जो हम कवर करेंगे दैट विल बी ऑडिट प्लानिंग। बेटा प्रैक्टिकली भी जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग परफॉर्म करता है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिटर क्लाइंट के बिजनेस को, उसकी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करता है, टीम कंपोजिशन करता है, डेडलाइंस प्लान करता है, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता है। ये तमाम चीजें ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी में इंक्लूडेड होती हैं और ये सबसे पहला चैप्टर होगा जो हम अपनी कोर्स आउटलाइन में कवर करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड आएगी। आपके एग्जाम में एटलीस्ट 25 टू 30 मार्क्स इस पहले चैप्टर से आएंगे, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। अब सर ऑडिट प्लानिंग के चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या एरियाज एग्जामिन होते हैं? तो बेटा सबसे पहला एरिया जो आपके पास एग्जामिन होगा वो होता है रिस्क असेसमेंट। देखिए बेटा ऑडिट हमेशा रिस्क बेस्ड होना चाहिए। ऑडिटर को प्लानिंग फेज के दौरान क्लाइंट का रिस्क असेस करना होता है कि किन एरियाज में कितना रिस्क है। देखिए जिन एरियाज में ज्यादा रिस्क होगा, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है उसका रेवेन्यू हाई रिस्क है या किसी का रिसीवेबल का हेड हाई रिस्क है, तो ऑडिटर ऑटोमेटिकली उस हेड पर ज्यादा ऑडिट परफॉर्म करेगा। देखिए आप ऑडिट में 100% चेकिंग तो कर नहीं सकते, तो आपने हाई रिस्क एरियाज पर ज्यादा ऑडिट परफॉर्म करना ताकि आपके ओपिनियन में गलती का चांस मिनिमाइज हो सके। तो ऑडिट प्लानिंग के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो रिस्क असेसमेंट है और जाहिर है प्रैक्टिकली भी ये बहुत रेलिवेंट एरिया है। रिस्क असेसमेंट के अंदर ऑडिटर क्लाइंट के बिजनेस, उसके इन्वायरमेंट, उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेता है और एक रिस्क असेसमेंट डेवलप करता है। इसमें वो क्लाइंट का बिजनेस रिस्क मेजर करता है ताकि ऑडिटर को उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्लाइंट पर कितना बिजनेस रिस्क है। कोई लीगल केस, कोई गोइंग कंसर्न इशू, कोई भी ऐसा मैटर जो क्लाइंट की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर दे, गोइंग कंसर्न स्टेटस को अफेक्ट कर दे, कैश फ्लोस को अफेक्ट कर दे, तो क्लाइंट के बिजनेस रिस्क को अंडरस्टैंड करता है। और फिर क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है तो एक और रिस्क मेजर किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहां गलती हो सकती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को मेजर करता है, ऑडिट रिस्क को मेजर करता है। ऑडिट रिस्क क्या होता है भाई? कि भाई हमारा ओपिनियन गलत ना हो जाए। भाई क्लाइंट के पास ऑडिट कमेटी नहीं है या फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है या कोई नया फाइनेंस डायरेक्टर आया हुआ है तो वो ऑडिट रिस्क को बढ़ाता है। याद करें आप लोग अपने स्किल्स मॉड्यूल के ऑडिटिंग में पढ़ते थे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, तो ये तमाम चीजें। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा बेटा कि यहां पर एक 5 पेजेस का सिनेरियो आएगा, 5 पेजेस का सिनेरियो आएगा, क्लाइंट की इंडस्ट्री, उसका बिजनेस, उसका फाइनेंशियल डेटा, और आपको उसमें से रिस्क असेसमेंट करनी होगी। यहाँ आपका कमर्शियल एक्यूमेंट, आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, आपकी जजमेंट, ये तमाम प्रोफेशनल स्किल आपके एनालाइज हो जाएंगे। एग्जामिनर देखेगा कि आप कितनी अच्छी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ओके,
ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी पेपर में, और 25 मार्क्स इससे बिलोंग करेंगे। सर आप हमें ये कैसे पढ़ाओगे? देखो बेटा, मैंने आपको अपनी स्टडी अप्रोच बताई। जैसे मैं बिजनेस रिस्क पढ़ा रहा हूं, तो मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक पढ़ाऊंगा कि भाई एक बिजनेस रिस्क 2 नंबर का है, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इम्पैक्ट कैसे करना है, उसको इवेल्युएट कैसे करना है। फिर उसके पास पेपर्स क्लास में कराऊंगा, 4-5 सवाल क्लास में कराऊंगा। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क भी ऐसे नहीं कि मैं लिख के सबमिट कर दूं, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हमारे एलएमएस पर लगा हुआ है, उस पर आप जाकर होमवर्क करोगे, फिर आप वो मुझे भेजोगे, मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। इस तरह के टॉपिक प्रिपेयर होगा। फिर कोर्स के एंड में पूरे पूरे 5 पेपर दोबारा करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पर काम करेंगे, मॉक एग्जाम रखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ऑडिट प्लानिंग है, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। फिर उसके बाद बेटा ऑडिट प्लानिंग के हम थ्योरेटिकल एरियाज कवर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई ऑडिट प्लानिंग होती क्या है। इसमें ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है, मटीरियलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, प्लानिंग मटीरियलिटी क्या होती है। ये तमाम थ्योरेटिकल एरियाज पर बात करें। लेकिन देखिए, थ्योरेटिकल एरियाज ट्रिपल ई लेवल पर इतने ज्यादा एग्जामिन नहीं होते। एग्जामिनर का ज्यादा इंटरेस्ट है सिनेरियो के अंदर। थ्योरेटिकल एरियाज वो स्किल्स मॉड्यूल में चेक कर चुका है, अब वो आपके सिनेरियो हैंडलिंग स्किल को देखना चाहता है। तो आपको एक बड़ा सा सिनेरियो मिलेगा, 5 पेजेस की स्टोरी होगी, उसमें से आपको रिस्क असेसमेंट करनी होगी। ओके। तो सबसे पहला टॉपिक जो ऑडिट एक्टिविटी का भी सबसे पहला पेज है, दैट इज ऑडिट प्लान, और उसमें रिस्क असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिर थ्योरेटिकल एरियाज भी पढ़े। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, तो आपको बुक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम थ्योरी एरियाज हम क्लास में कवर करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट भी डेवलप। ओके। सेकेंड चैप्टर बेटा जो हम पढ़ेंगे, दैट इज मैटर्स टू कंसिडर, मैटर्स टू कंसिडर, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। बेटा बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये ड्यूरिंग ऑडिट है। देखो समझो बेटा, ये जो है ये स्टार्ट ऑफ ऑडिट है, यहां ऑडिट शुरू हो रहा है, ऑडिट प्लानिंग में ऑडिट शुरू हो रहा है। मैटर्स टू कंसिडर, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर क्या है बेटा? ये ड्यूरिंग ऑडिट है। अब आप ऑडिट के बीच में आ गए हो, यहां आपको डिफरेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज दिए जाएंगे। यहां पर एग्जामिनर आपको बेटा क्या देगा? डिफरेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज। अब इधर बच्चे की अकाउंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा। अब इधर मैं एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा पूरा डिटेल में रिवाइज कराऊंगा। कभी कभार ट्रिपल ए लेवल पर ऐसे अकाउंटिंग इशू आते हैं जो एसबीआर में भी नहीं आए होते, मुश्किल अकाउंटिंग इश्यूज वो देता है। क्योंकि देखो, एक ऑडिटर जिसे अकाउंटिंग नहीं आती वो बेकार है। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा है तो अकाउंटिंग आना जरूरी है ना। तो डिफरेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज देगा जो आप ड्यूरिंग ऑडिट फेस करोगे। उन पर आप क्या मैटर्स कंसिडर करोगे, मैटर्स माने क्या इश्यूज कंसिडर करोगे। फिर आप बेटा यहाँ पर ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको एज एन ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर्स, वो वर्ब्स या एक्शंस जो आप परफॉर्म करेंगे। तो मैटर्स टू कंसिडर, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। मैटर्स टू कंसिडर में आप क्या पढ़ोगे? आपको डिफरेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज दिए जाएंगे, और आपको उसमें से मैटर्स कंसिडर करने होंगे। फिर ऑडिट एविडेंसेस के ऑडिट फाइल में आपको क्या एविडेंसेस रखने। ऑडिट प्रोसीजर्स, डिफरेंट वर्ब्स एक्शंस जो आपने परफॉर्म करने। आपको तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराए जाएंगे, और अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाएंगे ऑडिट पर्सपेक्टिव से। कि देखो भाई, IS 37 है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट, ये तो IS 37 ने बताया। अब इसका ऑडिट कैसे करना, ये सिखाया जाएगा। सही है भाई, डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। फिर इसके बाद बेटा यहां से जो थर्ड चैप्टर है, वो है हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट्स। ये समझ लो आ गया आपके पास कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। देखो तीनों फेज ऑडिट के यहां कवर हो गए। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट,
ऑडिट रिपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? आपको एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी, उसका एग्जामिनर कहेगा कि क्रिटिकल अप्रेजल करो। सुनिएगा, ऑडिट सुपरवाइजर ने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, अब आपके पास आइए कि आप एज अ मैनेजर इस ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट सही बनी हुई है? अब आपको बेटा याद होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स होते थे, याद है? कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होते थे, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, contents of audit report, opinion paragraph, basis of opinion paragraph, key audit matter para, emphasis on matter para, other matter para। तो contents of audit report पढ़ाए जाएंगे, उनका क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब क्या होता है बेटा? कि मैंने आपको एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी, एक सुपरवाइजर ने बनाई और मैंने कहा इसे चेक करो, इस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का क्रिटिकल अप्रेजल करो, इसको चेक करो पूरी तरह। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, क्लाइंट कह रहा है कि मैं ये चीज सही नहीं करूंगा, तो इसका ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट होगा? याद आ रहा है बेटा? आप लोग स्किल्स लेवल पर पढ़ते थे ऑडिट इंश्योरेंस में, एक होती है मिस स्टेटमेंट्स और एक होती है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसे लिमिटेशन ऑन स्कोप बोलते हैं। सर मैं तो स्किल मॉड्यूल का ऑडिट भूल गया हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा? बेटा मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप समझो, जब मैं क्लास में एक चीज लिखवाता हूँ बच्चों की तरह बेसिक लेवल से, तो मैं पढ़ाते हुए कितनी डिटेलिंग में जाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अगर आपको स्किल मॉड्यूल का ऑडिट बिल्कुल भी याद नहीं है, स्क्रैच से एक एक चीज कवर कराई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप अपनी कन्वीनियंस पर सुनोगे, मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ओके, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स, एक ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना, उसका अप्रेजल करना, ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है इश्यूज का, उस पर बात होगी। सही है? फिर इसके बाद बेटा यहां से हम आगे बढ़ेंगे एथिक्स एंड प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स पर। एथिक्स एंड प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे बेटा? कि अगर आपको कोई एथिकल इश्यू आ रहा है, जो आप लोग याद है बेटा कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते थे, कोड ऑफ एथिक्स हो गया वो पढ़ोगे, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ोगे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। याद करें, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इधर ये पूरा कोड ऑफ एथिक्स सिनेरियो पर अप्लाई करना सिखाया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स हो गया, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हो गए, ऑडिटर को जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस होते हैं, याद है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सारे थ्रेट्स पर बात होगी। सही। फिर उसके बाद बेटा क्लाइंट एक्सेप्टेंस पर बात होगी, टेंडर क्या होता है, क्लाइंट स्क्रीनिंग क्या होती है, ये तमाम चीजों पर बात होगी। क्लाइंट एक्सेप्टेंस के मसाइल पढ़ेंगे। बेटा ना सिर्फ पेपर के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, उसके साथ साथ ऑडिट की इतनी इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका बेनिफिट होगा। तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स पर बात होगी। फिर उसके बाद बेटा यहां से आगे बढ़ेंगे तो अदर ऑडिट एरियाज, ऑडिट के छोटे छोटे डिफरेंट एरियाज पर बात करेंगे। अदर ऑडिट एरियाज में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वालिटी कंट्रोल पर बात होगी। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है बेटा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो देता है कि ये ऑडिट परफॉर्म हो चुका है, अब ऑडिट में ये काम हुआ था, अब आप बताओ कि आपके ख्याल में क्या ये ऑडिट हाई क्वालिटी था या लो क्वालिटी था? पूरी एक ऑडिट की कहानी सुनाता है कि ऑडिट मैनेजर ने ये किया, सुपरवाइजर ने ये किया, जूनियर ने ये किया, और अब आपको उस ऑडिट पर कमेंट्री करनी होती है, क्या ये ऑडिट हाई क्वालिटी था या लो क्वालिटी था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इसका। यानी आप समझो, आपको 10 नंबर की स्टोरी मिली, क्लाइंट से रिलेटेड नहीं, अपने ऑडिट से रिलेटेड, कि हमारी ऑडिट टीम ने ये किया है। अब आपको उसमें से हाईलाइट करना होता है कि ऑडिट टीम ने यहाँ ये गलती करी है, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, ये क्वालिटी इशू है, यहाँ ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन होता है। इसी तरह आपके पास गोइंग कंसर्न पर क्वेश्चन आता है बेटा, क्योंकि ऑडिटर को क्लाइंट के गोइंग कंसर्न स्टेटस को इवेल्युएट करना होता है, तो उस पर क्वेश्चन आता है। यहाँ कमर्शियल एक्यूमेंट बहुत रेलिवेंट होता है
कि आपको कमर्शियल एक्यूमेन के हिसाब से एनालाइज करना होता है कि क्या क्लाइंट गोइंग कंसर्न स्टेटस पर है या नहीं है। फिर लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस पर डिस्कशन होगी। लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड एंड एरर, कि भाई अगर क्लाइंट में कोई फ्रॉड हो रहा है तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई एरर हो गया है तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लॉज एंड रेगुलेशन, अगर क्लाइंट कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी तरह सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, हमारी टीम ने कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हुए, तो आपको ये कमेंट करना होता है कि क्या वो ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। जैसे समझना बेटा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर है तो वह अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का लेटर है, उसमें तो बाइसनेस का रिस्क है। तो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस पर बात करना है। तो ये तमाम छोटे छोटे अदर ऑडिट एरियाज पर डिस्कशन होगी। सही। तो बेटा देखें, मकसद ये, अभी तो जाहिर है पहली क्लास है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पता, मैं सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। सही। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बेटा अदर असाइनमेंट्स, ऑडिट के अलावा कुछ और काम जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, अदर असाइनमेंट्स, जिसमें अगर कोई एक्विजिशन या टेक ओवर हो रहा है तो ऑडिटर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करता है। अगर कोई कंपनी एक्वायर हो रही है, कोई मर्जर हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना। इसी तरह एक और टॉपिक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटा जो फोरकास्ट होती है उनका ऑडिट करना। देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर का ऑडिट करना एक अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रीवियस ईयर है। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव माने फ्यूचर, फोरकास्टेड, उसका ऑडिट एक अलग चीज है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना। इसी तरह बेटा फॉरेंसिक ऑडिट करना, अगर कोई फ्रॉड हो गया है उसकी इन्वेस्टिगेशंस करना, फॉरेंसिक ऑडिट भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। और फिर बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसीसीए अब आजकल सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट पर बड़ा काम कर रहा है, तो सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट पर डिस्कशन। बेटा एसीसी की अक्सर आप ऐड भी देखते हो, क्लाइमेट सस्टेनेबल ऑडिट, क्लाइमेट सस्टेनेबल अकाउंटेंट्स, तो सोशल एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना ये भी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो इस पर डिस्कशन होगी। और फिर बेटा इसके बाद हमारे पास स्मॉल एरियाज हैं, जिसमें पब्लिक एंटिटीज का ऑडिट हो गया, जो छोटे छोटे एरियाज हैं उन पर भी हमारे स्मॉल एरियाज में ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटिटीज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये तमाम चीजों पर डिस्कशन होगी। नॉन प्रॉफिट एंटिटीज का ऑडिट हो गया, जिनके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट्स के अलावा होते हैं, तो फिर उसमें की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का ऑडिट हो गया, वो स्मॉल एरियाज में कवर कराए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हो गए। सही। और फिर उसके बाद बेटा सबसे आखिर में आपको टेक्निकल आर्टिकल्स कवर कराए जाएंगे। बेटा ट्रिपल ए के एग्जाम के अंदर करंट इश्यूज भी एग्जामिन होते हैं, तो टेक्निकल आर्टिकल्स आपको कवर कराए जाएंगे जिसमें डिफरेंट करंट इश्यूज होते हैं। करंट इश्यूज में क्या क्या हो गया बेटा, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी ऑडिट में क्या रेलेवेंस है, तो ये सारे मसाइल हो गए। टेक्निकल आर्टिकल्स, करंट इश्यूज, ये कवर कराए जाएंगे। क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हो गए, इस पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, तो बाकायदा हमारे एग्जामिनर ने टेक्निकल आर्टिकल्स दिए में वो कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें तो बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आउटलाइन है, जिसका मकसद पूरी ऑडिट एक्टिविटी को कवर करना। लेकिन ट्रिपल ए का कोर्स एज कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स छोटा है। जैसे मैं एडवांस टैक्स भी पढ़ाता हूँ, एडवांस टैक्स को अगर मैं ट्रिपल ए के कोर्स से कंपेयर करूं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यानी आप समझे एडवांस टैक्स का कोर्स एटलीस्ट ट्रिपल ए से 50% ज्यादा होगा। ट्रिपल ए उसकी निस्बतन छोटा कोर्स है, लेकिन ट्रिपल ए के अंदर आपको राइटिंग टेक्निक पर बहुत काम करना है, ड्राफ्टिंग स्किल पर बहुत काम करना है। देखिए बेटा, जो कैलकुलेशन वाले पेपर होते हैं ना, उसमें तो आप कैलकुलेशन करके नंबर ले लेते हो, लेकिन थ्योरी वाले पेपर में आपको अपना राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव करना होता है। ओके। तो बेटा कोर्स आउटलाइन में ऑडिट प्लानिंग,
उसमें रिस्क असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, मैटर्स टू कंसिडर, एविडेंसेस एंड प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, एथिक्स एंड प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स। फिर इसके बाद अदर ऑडिट एरियाज हो गए जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, गोइंग कंसर्न, ये तमाम इश्यूज। फिर अदर असाइनमेंट्स, ऑडिट एक्टिविटी के अलावा जो ऑडिटर काम करते हैं, भाई ऑडिटर सिर्फ एनुअल ऑडिट थोड़ी करता, और भी काम करता है। फिर स्मॉल एरियाज हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, टेक्निकल आर्टिकल्स कवर कराई जाएंगे। ओके। अब बेटा अगर हम एक आखिरी चीज पर बात करें, एंड दैट इज पेपर स्ट्रक्चर। हमारे ट्रिपल ए कोर्स का पेपर स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम अपने पेपर के स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा जैसे मैंने कहा कि आपके पेपर के अंदर टेक्निकल मार्क्स भी हैं और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी हैं। हर क्वेश्चन के अंदर ये ब्रेकअप है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेक्निकल मार्क्स हैं, टेक्निकल मार्क्स का मतलब जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जो ऑडिट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें टेक्निकल मार्क्स हैं 40। और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स कितने? प्रोफेशनल स्किल्स के यहां मार्क्स हैं 10। सर टेक्निकल मार्क्स में तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएंगी, प्रोफेशनल स्किल में क्या रिक्वायरमेंट होगी? बेटा मैंने पहले भी बोला, प्रोफेशनल स्किल इज नॉट अ सेपरेट रिक्वायरमेंट। आपने ये 40 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने होंगे। सुनो मेरी बात, आप 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट ही अटेम्प्ट करोगे, लेकिन बस उसी को अटेम्प्ट करते हुए कम्युनिकेशन अच्छी करोगे, एनालिसिस अच्छा करोगे, इवैल्यूएट अच्छा करोगे, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपके पास टेक्निकल मार्क्स कितने? 20। और प्रोफेशनल मार्क्स कितने? 5। अगेन 20 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे, 5 मार्क्स गिफ्ट मिलेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि 20 अटेम्प्ट करते हुए प्रोफेशनल स्किल्स का ख्याल रखो। और फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 3, 20 मार्क्स टेक्निकल एंड 5 मार्क्स प्रोफेशनल। तो बेटा टेक्निकल मार्क्स कितने हो गए? 80। प्रोफेशनल कितने हो गए? 20। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 80 मार्क्स की है। सही। टू बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने बेटा जो अटेम्प्ट करने वो 80 मार्क्स करने, लेकिन इन्हीं 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करते हुए प्रोफेशनल स्किल्स का ख्याल रखो। सर ये बात आप बार बार क्यों बोल रहे हो? बेटा ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास जो 3 hours and 15 minutes है, यानी जो 195 मिनट्स हैं, 195 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 3 hours and 15 minutes जो पेपर का आपके पास टाइम है, इसमें आप जो रिक्वायरमेंट्स अटेम्प्ट करोगे वो सिर्फ 80 मार्क्स की अटेम्प्ट करोगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स का टोटल कर लेना, 80 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपको नंबर कितने मिलेंगे? पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली 2.4 मिनट्स मिल रहे हैं पर मार्क। ये एक्स्ट्रा टाइम देखो, पहले कितने होते थे बेटा? जब प्रोफेशनल स्किल मार्क्स नहीं होते थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स पिछली 7-8 अटेम्प्ट से आए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उस वक्त से 1.95 मिनट हो। अब एग्जामिनर आपको 2.4 मिनट दे रहा है पर मार्क। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने आंसर्स प्रोफेशनल मैनर में लिखें। और यकीन करें ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बच्चे टेक्निकली तो साउंड होते हैं लेकिन प्रोफेशनली वीक होते हैं। तो एसीसीए आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ट्रेन कर रहा है, आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिखा रहा है, ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट सिखा रहा है, हेडिंग्स डालो, लिसनिंग अच्छी करो, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, ऑडिट की प्रॉपर वर्डिंग्स यूज करो, ये तमाम चीजें एम्फिसाइज करा। और अब इसमें उस पर मार्क्स कर दिए ताकि बच्चे के लिए मैंडेटरी हो जाए। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वाई स्टडी फ्रॉम ओवैस मिर्जावाला? आप ऐसा क्या करोगे? मार्केट में इतने ट्यूटर हैं, आप ऐसा क्या करोगे? आप तो महंगे भी हो। प्राउडली कहता हूं भाई, मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दे रहा, खाली लेक्चर्स मेरे पैकेज का एक हिस्सा है। मैं उसके साथ आपको इंडिविजुअलाइज्ड मार्किंग दे रहा हूं, एक एक आंसर चेक करता हूं, फीडबैक देता हूं, क्वेरी सपोर्ट खुद देता हूं। सही है। आपको मॉक एग्जाम देता हूं, उन्हें चेक करता हूं, उन पर फीडबैक देता हूं। और फिर
मेरा एक्सपीरियंस है भाई, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स की 10 से ज्यादा, सिर्फ एडवांस ऑडिट की बोल रहा हूँ, 10 से ज्यादा नेशन वाइड पोजीशन है। अगर मैं एडवांस टैक्स और अदर सब्जेक्ट भी मिला लूं तो 30 से ज्यादा पोजीशन है मेरे स्टूडेंट की। पोजीशन लाना एक बड़ी बात होती है कि भाई पूरा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, पूरे इंडिया में टॉप मेरे स्टूडेंट का आया। ऐसा कुछ कर रहे होंगे। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट देते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, मार्किंग देते हैं, क्वेरी सपोर्ट देते हैं, और फिर लेक्चर्स इतने डिटेल, होमवर्क्स, और फिर जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा, उस पर एक एक टॉपिक के होमवर्क लगाए गए, मॉक्स लगाए गए, कोर्स के एंड में रिवीजन सेशन कराए गए। यानी मैं कहूँ ना, इससे अच्छा अब हो नहीं सकता, इतना डिटेल पढ़ाया जा रहा है। जाहिर है एसीसी का प्रोफेशनल लेवल एग्जाम है तो पास की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप मेरी कोर्स की पूरी जर्नी गुजार लो तो आपके पास होने के चांसेस हाईएस्ट लेवल पर हो। अब हाँ, अगर आपने असाइनमेंट नहीं किए, आपने मॉक नहीं किए, आपने क्लासेस पूरी नहीं करी, फिर तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता ना बेटा। आप लोग प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, 80+ कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके पास आके आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड इसीलिए दिए जाते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई शादीशुदा है, किसी का टाइम जोन अलग है, आप अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ो। क्वेरी है, मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझे भेजो क्वेरी, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, आई होप कि आप तमाम लोगों ने मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है। सही है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 00923458099831। नॉर्मली तो मैं इमीडिएटली जवाब देता हूँ, लेकिन कभी कभार क्लास में होता हूँ, सो रहा होता हूँ, कभी कोई पर्सनल काम में बिजी होते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको लाजमी जवाब आए। सही। कोई भी आपको मुझसे असिस्टेंस चाहिए, यू कैन आस्क। ओके। तो बेटा देखिए, हमने आज के एक इंट्रोडक्टरी सेशन में क्या बात करी। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि वाई ट्रिपल ए शुड बी ऑन, ये सब्जेक्ट क्यों ऑन कर, बच्चे क्यों फेल होते हैं इस सब्जेक्ट, टेक्निकल मार्क्स क्या है, प्रोफेशनल मार्क्स क्या है, मेरी अप्रोच क्या है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, आप कैसे मेरे साथ पढ़ोगे, स्टडी अप्रोच क्या है, हाउ आई विल मेक श्योर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करो विद बेस्ट पॉसिबल मार्क्स। आपको क्या स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, कोर्स आउटलाइन, पेपर स्ट्रक्चर। कोर्स आउटलाइन की बहुत डिटेल में नहीं गया क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पता, तो बोर हो जाएंगे। जाहिर है जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में बात होगी। सही। नेक्स्ट क्लास से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज ऑडिट प्लानिंग। और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस रिस्क पर, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी राइटिंग टेक्निक, उससे रिलेटेड टेक्निकल आर्टिकल, वो सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और फिर पास्ट पेपर्स पर आएंगे, मैं सवालात कराऊंगा, फिर होमवर्क्स दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्दी जर्नी होगी। आई होप टू सी यू ऑल इन माई कोर्स। ओके। कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके। थैंक यू।